बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्क का सियासी मंजरनामा दिलचस्प दौर में दाखिल। पीटीआई और पीपल्स पार्टी इलेक्शन 2023 की तैयारी में मसरूफ तो नून लीग की सियासत अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। और उधर अफगानिस्तान की खाना जंगी भयानक रूप इख्तियार कर गई। अफगान अहदेदारान के पाकिस्तान पर इल्जामात तो सलामती काउंसिल में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सियासत है वो एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 के इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं तो नून लीग जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है वो अभी तक अंदरूनी इख्तलाफात के शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां इत्तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में इतने अरसे से कोशिश कर रही है, वहीं पर पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ भी मुतहर्रिक हो गई है। जहांगीर तरीन जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने में, अब उन्हीं के जो साथी हैं उन्हीं से इस्तीफा लेने की बात की जा रही है और मुस्ताफी ना होने पर उन्हें कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन को जो है वो छोड़ दिया जाए। जहांगीर तरीन ग्रुप को ओन चौधरी साहब का मामला है। गुज़िश्ता रोज़ की ये बात है जब ये खबर हमारे सामने आई कि ओन चौधरी से कहा गया कि जहांगीर तरीन को छोड़ दें, तो उन्होंने जब इनकार किया तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब में अपने ही नाराज़ जो अरकान हैं उनके खिलाफ मुतहर्रिक हो गई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 के इंतखाबात की तैयारियां कर रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी तो 2023 के लिए तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन नून लीग जो कि इंतखाबात की तैयारियां करने के बजाय अपना वोट बैंक मजीद बढ़ाने के बजाय अपने वोटर को मुतमईन करने के बजाय अंदरूनी इख्तलाफात का ही शिकार है। नवाज शरीफ का मामला ज़ेर बहस है। दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर जो नून लीग के दो बयानियां हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि 2023 के इंतखाबात आने तक एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला है वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दूसरी तरफ बात यह भी चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी कि पीटीआई के अंदरूनी तौर पर जो इख्तलाफात हैं और नून लीग के अंदरूनी तौर पर जो इख्तलाफात हैं इन सब का फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। इस सारी सूरत हाल पर हम जरा बात करेंगे कि नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी मुहिम का तरीक़ाकार है वो क्या होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इससे पहले ही कह चुके हैं कि कबल इस वक्त इंतखाबात होंगे, आप तैयारियां कर लें। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और सबसे अहम नुकता कि सारे सियासी मंजरनामे में जो अहम मामलात हैं, जो प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको कब तक नज़रअंदाज किया जाता रहेगा। एक आम आदमी जो चाह रहा है कि पीटीआई कब परफॉर्मेंस बेहतर करेगी, तो क्या 2023 के इंतखाबात तक अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती तो क्या ये सारी तैयारियां बेसूद होंगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़किर इम्तियाज़ गुल साहब ने। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज़ साहब, इस वक्त अगर हम सियासी मंजरनामे की बात करें, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात की तैयारियों में लगी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इंतखाबात की तैयारियां कर रही है, लेकिन नून लीग अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार है। लेकिन एट द सेम टाइम इसी के पैरेलल जो पीटीआई की दूसरी चीज़ें उनकी परफॉर्मेंस है, आवाम को रिलीफ देने की बात है, मैशत की बात है, वो सारी चीज़ें जूं की तूं चल रही हैं। इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे कि चल क्या रहा है मुल्क में? मुल्क में मेरा ख्याल है वही कुछ चल रहा है जो दूसरे मुल्कों में होता है। सियासत का बाजार गर्म है, अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है क्योंकि अपोजिशन का बुनियादी काम ही हुकूमत वक्त को सेंसर करना होता है, उसकी स्क्रूटनी करनी होती है। हुकूमत अपने तरफ से हालात को सुधारने की कोशिश कर रही है, कई उमूर पे उसकी गिरफ्त है, कई उमूर पे नहीं है और उसकी वजह हुकूमती निज़ाम के अंदर नालायकियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं और कुछ गुरूही मफादात हैं जो कि हुकूमत के आड़े आ रहे हैं। और उसी वजह से जो आवाम को रिलीफ मिलने की बात है, यानी महंगाई है वो बिलाशुबा गैर मामूली महंगाई हुई है, लेकिन अगर ये कह देना कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हुई और पहली दफ़ा हुई है, ये भी एक गलत बात है। अपोजिशन का बयानिया ज़रूर है, लेकिन अगर आप इक़्तिसादी और सियासी इर्तिकाई अमल को देखें दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तो कीमतें तो मुसलसल बढ़ती चली जाती हैं। यानी कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर कीमत कभी किसी चीज़ की 50 रुपये है तो वो अगले 5 साल भी 50 रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हमारी हार्ड करेंसी तो है नहीं है, यानी डॉलर नहीं है। हम डॉलर छापने वाले या यूरो छापने वाला मुल्क नहीं है, बल्कि हमारा तमाम तर इन्हिसार उन डॉलर्स और उन यूरोज़ पे है जो हम अपनी बरामदात के ज़रिए हासिल करते हैं या फिर जो गैर मुल्की तारकीन वतन है वो यहाँ भेजते हैं। उसके अलावा तो फिर हमें कर्ज़ लेना पड़ता है और जब कर्ज़ लेना पड़ता है तो ज़ाहिर है उसकी एक कीमत होती है, उसको भी सूद अदा करना पड़ता है। तो हम एक मनहूस चक्कर में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हुकूमत के हल नहीं हो पा रहे। कई मसाइल हैं जो कि शायद 3-4 साल के बाद एहसास होगा कि उनमें बेहतरी आई है।
तो इम्तियाज साहब, दोनों जमातें इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इससे पहले ही इंदिया दे चुके कि जी पहले ही इंतखाबात हो जाएंगे, आप तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन खैर इसको सियासी बयान के तौर पर कंसीडर करना चाहिए नहीं, इस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन ये जो इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं, ये भी तो इंतखाबात की तैयारियों का एक मरहला है कि जब तक आवाम को बेहतर तरीके से कुछ ना कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा, तो कहा यह जा रहा है मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की तरफ से भी कि 2023 के इंतखाबात में फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुश्किल है कि वापस इक़्तिदार में आ सके। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को चेक करना, इंतखाबात के तरीक़ाकार को बेहतर करना, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ भी तो तैयारियों में आती है कि आवाम को आप कितना रिलीफ देते हैं, तो फिर ही वो भी आपकी तैयारी के मरहले में होगा। देखिए, जो तज्ज़ियाकार इस किस्म की बातें करते हैं तो ये बहुत भोले हैं मेरा ख्याल है, या फिर वो PTI की क़यादत को बहुत भोला समझते होंगे। मतलब मैं कोई तर्जुमान नहीं हूँ किसी जमात का, लेकिन भले वो पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या PTI हो, इन सब जमातों का बुनियादी मतम-ए-नज़र इक़्तिदार में आना होता है, और इक़्तिदार में आने के लिए वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। और अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारी नहीं करती है, उनके जहन में ये नहीं है कि 2 या 3 साल के बाद इंतखाबात होने हैं, तो ज़ाहिर है उनके फिर वजूद का कोई जवाज़ नहीं है। लिहाजा ये जो बातचीत ये उड़ाई जा रही है तजिया निगारों को एट्रीब्यूट करके, बड़ी मुझे अजीब सी मालूम होती है कि भाई जिसका इंतखाबी सियासी जमात का काम ही इंतखाब लड़के इक़्तिदार हासिल करना है, तो तैयारी क्यों नहीं करेगी। तो हमें ये नहीं फ़र्ज़ करना चाहिए कि कोई मेन स्ट्रीम पार्टी है 3 पार्टियों में से, वो बस ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है और उनको परवाह नहीं है कि 2 साल के बाद उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना है। तो इम्तियाज़ साहब, नून लीग अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रही है। पहले जो कहा जाता थी 2 बयान ये नहीं है, इस बात की तरदीद कर दी जाती थी, अब वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब एतराफ़ भी कर रहे हैं कि जी हिकमत अमली बेहतर नहीं थी। नून लीग का आप फिर सियासी मुस्तक़बिल क्या देख रहे हैं? देखिए, अल्लाह करे उसका सियासी मुस्तक़बिल रोशन हो, लेकिन जब कोई एक गिरोह, एक पार्टी 2-3 सवारों में बट जाती है, तो उसका फिर हशर यही होता है, क्योंकि एक घोड़सवार नहीं है बल्कि 3-3 हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल करने वाले 3 लोग हैं इस वक्त। उसकी वजह से उनका बयानिया कोई यकसां नहीं हो रहा, उसमें हम आंगी नहीं आ रही है। और अगर बयानिया यकसां नहीं होगा तो ज़ाहिर है उसके जो सिग्नल्स हैं वोटर्स को, वो मुस्बत नहीं जाते हैं और वोटर भी फिर बढ़ जाते हैं। अब बेशुमार अक्सर मुल्कों में ये होता है कि जो लोग फेंस पे बैठे होते हैं, कि जो हो सकता है कि नज़रियाती तौर पे मुस्लिम लीग के साथ हों, फेंस पे हों और आम तौर पे वोट उसको देते हों, लेकिन ऐन मुमकिन है कि जब ये शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ इनकी जब बातें वो सुने, तो कुछ ना कुछ तो, अगर वो सोच विचार करने वाले लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर सोचेंगे कि आया ये पार्टी किस तरफ जाना चाहती है, क्या रुख इख्तियार करना चाहती है, और मैं ऐसी जमात को वोट दूं या ना दूं जो कि अंदरूनी खलफशार का शिकार है। तो ये कहा जा सकता है कि फिर नून लीग की सियासत जो बंद गली की तरफ जा रही है। जिस तरह से आपने कहा कि स्टीयरिंग 3 लोगों के हाथ में है, तो इसका मतलब है कि बेहतर तरीके से नहीं चल पाएगा मामला, बंद गली की तरफ चली जाएगी या कोई राह निकल आएगी? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। यहाँ पे लोग सियासी जमातें बदल के भी सरवाइव कर जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, वज़ीर बन जाते हैं, 3-3 हुकूमतों में वज़ीर बन जाते हैं। यहाँ पे चूँकि अखलाकियात कोई मायार नहीं है, यहाँ झूठ या सच जो है वो कोई मायार नहीं है, यहाँ शख्सियत परस्ती ज़्यादा है। तो अभी इंतखाबात में 1.5-2 साल 2.5 साल रहते हैं, हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली कब होंगे, और कोई पता नहीं है कि उससे पहले ही, बहुत पहले ही मुस्लिम लीग भी अपना कोई एक सिमत तयन करके उस पर चल पड़े। और जब एक सिमत तयन हो जाती है तो फिर कोई नामुमकिन नहीं है कि उस जमात वो है वो कम बैक ना कर सके या ज़्यादा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा वोट हासिल कर सके। तमाम दरदारोमदार अब उनके बयानिए पे है और उनकी समत पे है कि आया वो हम आहंग हो पाता है या नहीं। तो इम्तियाज़ साहब, नवाज शरीफ की वापसी भी तो इस सारे मामले से जुड़ी है। जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि इलाज बरतानिया में ना हुआ तो कहीं और करा लेंगे। कल शेख रशीद साहब ये बात कर रहे थे कि अगर वो इलाज के अलावा और कोई मामला था तो वो कोई ना कोई राह निकाल लेंगे। तो नवाज शरीफ साहब क्या इंतखाबात के करीब आपको लगता है कि कोई इस तरह का मुमकिन हो सकेगा कि वापस आए, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि कोई नई स्ट्रैटेजी निकल आएगी नून लीग की? देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तकरीबन हर सियासतदान अब माजी में देख लें 20-25 साल में वो इंतखाबात के करीब ही मुल्क वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब बाज़ार लग गया है, सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी और उस शोर शराबे में उनके लिए जो लीगल रस्ते हैं वो भी किसी हद तक वो हमवार हो जाते हैं, क्योंकि
कोई भी हुकूमत वक्त नहीं चाहती कि उस पर इल्ज़ाम लगे कि वो किसी को इंतकाम का निशाना बना रही है। तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी कुछ ऐसे ही किया था, नवाज़ शरीफ ने पहले भी यही किया, अब दोबारा गालिबन ऐसा ही करेंगे। वापस ऐसे वक्त पे आएंगे जब इंतखाबात करीब हों और उनके लिए वो कोशिश कर सके अपने लिए हमदर्दाना फ़िज़ा पैदा करने की। और उसमें अगर फिर तमाम ड्राइवर जो हैं स्टीयरिंग के वो अगर हम आहंग हो जाएं और किसी एक के हाथ में थमा दें तो ऐन मुमकिन है नवाज़ शरीफ के लिए बेहतर हो जाए। जब अगर वो वापस आते हैं, अव्वल तो मेरा ख्याल है कि उनका चैप्टर पाकिस्तान से ख़त्म हो चुका है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, अब क्या ताहयात तो वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहते और ना ही उन्हें कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह अमेरिका का सदर 2 साल के बाद उस पर पाबंदी है, कई मुल्कों में है कि 2 टर्म से ज़्यादा नहीं, उसने 3 दफ़ा कर चुके हैं। अब और क्या चाहते हैं? अल्लाह उनको सेहत दे और अपने प्लेटलेट्स का ख्याल करें, सेहत का ख्याल रखें, जहाँ भी हैं खुश रहें। तो इम्तियाज़ साहब, आखिर में पीपल्स पार्टी पंजाब में जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से मुलाकातें हुई परवेज़ इलाही साहब से आसिफ अली जरदारी साहब की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये कहा भी गया है कि हम जी एहतजाजी तहरीक का दोबारा से आगाज़ करेंगे कश्मीर के इंतखाबात के बाद से, और नून लीग के साथ भी रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं, बात करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो PTI के अंदरूनी तौर पर खिलफशार है, नून लीग अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहर्रिक भी है, तो फिर पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ हो पाएगा? और इस चीज़ का जो नून लीग के अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात है, इसका पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा रही है? फिर देखिए, पीपल्स पार्टी तो उससे फ़ायदा उठा सकेगी जब उसको वोट मिल सकें पंजाब से, वो ऐसे उम्मीदवार ला सके जो टेंटेड ना हों, जो काबिल कबूल हों आवाम की अक्सरियत को। तो जोड़ तोड़ तो आप सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं। गुज़श्ता इंतखाबात का रिकॉर्ड कुछ इस तरह नहीं बताता कि पीपल्स पार्टी अपनी कोई शराइत मनवा सकेगी दूसरी जमातों के साथ। अब बिलावल भुट्टो वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह करे वो कोशिशों में कामयाब हों, लेकिन आवाम दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में ये भी देख रहे हैं कि 14 साल हो गए कराची में इनकी जमात बरसर इक़्तिदार है, तकरीबन 13 साल, और कराची में, सिंध में उन्होंने क्या किया है, क्या ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दिए हैं, वो भी लोगों को मालूम है। तो TV के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मेरे ख्याल लोगों में काफ़ी शऊर आ गया है अच्छे और बुरे में तमीज़ करने का। और मुझे यकीन है कि आइंदा जब इंतखाबात होंगे तो लोग हर जमात की माजी की कारकर्दगी को ज़रूर सामने रखेंगे कि वो लोग जो कि इनके कंधों पे, आवाम के कंधों पे सवार होकर इक़्तिदार तक पहुँचते हैं, किस हद तक आवाम के दुखों का मदावा करने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़कार हमारे साथ मौजूद थे। 2023 के इंतखाबात में भी वक्त है, लेकिन तीनों जमातें जितनी भी तैयारी कर लें, अवाम में सियासी तौर पर अब काफ़ी शऊर आ चुका है। अवाम उसी का इंतखाब करेगी जिनकी माजी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तीनों जमातों की परफॉर्मेंस माजी में अवाम देख चुकी है, तो अब ये अवाम ने ही फैसला करना है। तैयारी जितनी मर्जी की जाए, लेकिन आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर 2023 के इंतखाबात में फैसला होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आएंगे। अंदरूनी तौर पर तो सियासी तौर पर जो सूरत हाल चल रही है वो चल रही है, लेकिन बैरूनी महाज पर भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिनका पाकिस्तान सामना कर रहा है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। इसी के पेश नज़र पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की कि अफगानिस्तान में अमन बरपा हो, लेकिन अमरीकी फ़ौज जो है वो जो इनखला चाहती थी अफगानिस्तान से, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन उसके बावजूद तमाम तर सूरत हाल इसके बरक्स जा रही है। अफगान हुकूमत जो है, जो अफगानिस्तान है, वो जो भी सूरत हाल इस वक्त अफगानिस्तान में चल रही है उसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा से अहम किरदार अदा किया है। जिस तरह से सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान को नहीं मदऊ किया गया, उस पर पाकिस्तान ने मजम्मत का इजहार भी किया है, लेकिन साथ ही साथ जो अफगानिस्तान के सफ़ीर और मुस्तकिल मंदूब हैं गुलाम इसहाक ज़ई, उन्होंने पाकिस्तान पर तालिबान को महफूज पनाहगाहें और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस्लामाबाद से मुतालबा किया है कि वो मुश्तरका मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम वज़ा करने में काबुल की मदद करे। इससे पहले भी खान साहब ने जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, वहाँ पर भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किए गए थे और पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर तरदीद की गई थी तमाम तर इल्ज़ामात की, और बाकायदा तौर पर तमाम तरफ अपनी वर्जन दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया और भारत इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन भारत का कोई किरदार नहीं है अफगानिस्तान में, इस पर एक तो हम बात करेंगे। साथ ही साथ तालिबान जिस तरह से पेशरफ दिखा रहे हैं, उनकी पेशकदमी हो रही है। उन्होंने बाकायदा तौर पर सूबाई दारुल-हुकूमत ज़रज पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अफगान फौजी ईरान फरार हो गए हैं, जबकि चमन, स्पेन, बुल्दक सरहद बंद कर दी गई है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और सलामती काउंसिल का जो इजलास, उसमें जब पाकिस्तान
पाकिस्तानी मधु नहीं है तो ये फिर सलामती किस तरह से हो गई, सलामती का इजलास किस तरह से हो गया, ये इस पर हम बात करेंगे। और अब जो पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, इस पर भी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। राजा फैसल साहब माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर, बहुत शुक्रिया राजा फैसल साहब। राजा साहब, पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया सारी सूरत हाल में, शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी मुज़ाकरात के दौरे हुए, तालिबान को और अमेरिका को एक मेज पर लेकर आए, फिर तालिबान और अफगान हुकूमत पर एक मेज पर लाने की कोशिश करता रहा पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान पर ही इल्जाम आयद कर रहा है और सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ही मौजूद नहीं है, तो फिर यह सलामती काउंसिल का इजलास कैसे हो गया? देखिए काशिफ भाई, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। इस सिलसिले में मैं एक ही बात करना चाहूँगा, वो ये है कि जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है इस वक्त वो चाइना और यूएस की जो ट्रेड वॉर हो रही है वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। इवन के जो रीजनल पॉलिटिक्स है, अफगान पीस डील को ही आप ले लीजिए, इनिशिएट पाकिस्तान ने किया। ज़ल्बे खलीलजाद जो हैं वो बारहा ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल अदा किया और पाकिस्तान सबसे आगे था रोल अदा करने में। और अगर पिछले साल की ही बात की जाए तो एक इंडियन सहाफ़ी थी, वो बैठी हुई पूछ रही थी मॉस्को में, उन्होंने ये पूछा था कि इंडिया का क्या रोल है, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया का तो कोई रोल नहीं है। और आने वाले दिनों में हमें क्या नज़र आया कि इंडिया तो एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा था। लेकिन अगर हम देखें कि खित्ते में जो इस वक्त वॉर चल रही है, ट्रेड वॉर आपस में चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, अमेरिका ने भारत को अपनी फ्रंट लाइन बनाया हुआ है और इसीलिए वो भारत को अपने साथ लेके आगे जाना चाहता है और उसको इंपॉर्टेंस देता है, ना कि पाकिस्तान को। तो लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज देखी जाएं, वो तो अमेरिकन को सबसे बेहतर पता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। अगर उनको लेकिन भारत का अफगानिस्तान में तो कोई किरदार है ही नहीं। अगर अमेरिका के मफादात वाबस्ता हैं तो अमेरिका फिर 18 साल से अफगानिस्तान में क्या कर रहा था? भारत का तो इसमें कुछ किरदार नहीं है। देखिए, भारत का किरदार अफगानिस्तान में है लेकिन नेगेटिव किरदार है, जिसमें कि हमें क्या नजर आता है कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे लगाए इस मद में कि शायद वो जो सिचुएशन और जो इक्वेशन पाकिस्तान की फेवर में होती थी अफगानिस्तान में उसको चेंज कर सकें, लेकिन वो फिर भी चेंज नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि वो जिनको सपोर्ट करते रहे वो सारे के सारे वो लोग हैं जो कि अमेरिकन C-130s में बैठ के बगराम एयर बेस पे उतरे थे और आते साथ उन्होंने काबुल जाके तो ऑफिसेस को संभाल लिया था। उनको तो CIA अपने साथ लेके आया था, तो ये उन्हीं को ही जाके असिस्ट कर रहे थे, जिसमें कि हमें अमरुल्ला साले नजर आते हैं जो कि NDS के चीफ रहे, फिर गनी नजर आते हैं और फिर इस तरह के सारे लोग जो कि CIA के साथ मुंसलिक हैं, वो वहां पे उनको सपोर्ट करने भारत पहुंचा हुआ था। लेकिन अब इक्वेशन डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि अफगानिस्तान के अवाम मैटर करते हैं, ना कि काबुल में बैठे हुए वो ऐवानों में बैठे हुए लोग। और वो जो अवाम है वो इस वक्त तालिबान का साथ दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि तालिबान ही उनको एक ऐसी फोर्स नजर आती है जो कि पिछले 20 साल से जो जारियत थी अमेरिकन की उसके खिलाफ बरसरे पैकार रहे और इवेंचुअली उन्होंने उनको पीस निगोशिएट करने के लिए टेबल पे मजबूर किया बैठने के लिए। तो मेरे ख्याल में भारत ने गलत जगह पे पैसे लगाए और अब जबकि ये सारा मामला उनको बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है तो अचानक से उनके C-17s उतरते हैं बगराम में भी और फिर कंधार में भी और फिर अपने सारे जितने भी इनके कल्चरल सेंटर्स बने हुए थे। में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उससे बखूबी अफगान हुकूमत भी आगाह है। इससे पहले कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किए गए और अब जिस तरह से महफूज पनागाहें होने की इल्जाम आयद किया गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को यह इल्जाम आयद किया जा रहा है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान तो अफगान मुहाजिरीन को पनागाहें फराहम करता है। पाकिस्तान ने तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया है, तो अफगान हुकूमत ये इल्जाम आयद क्यों कर रही है? देखिए, एक पैटर्न के साथ चीज़ें चल रही हैं जिसमें कि आपको वो नज़र आता है कि SCO की जो हुई वहाँ पे भी गनी साहब का फिर कहना और फिर उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जवाब मिलना, फिर उससे एक दो रोज़ पहले आपको अमरुल्ला साले की तरफ से एक गलत खबर देना कि ऐसे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से उनको कहा गया है कि इनके अगर स्पिन बोल्दक की तरफ आप बढ़े तो हम यहाँ से एरियल आपके ऊपर भी बम्बार्डमेंट कर सकते हैं और हम आपको रेजिस्ट करेंगे।
रहेंगे। तो ये चीज़ भी करना। फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इस्लामाबाद में मौजूद जो अफगान एम्बेसी है, उनकी जो साहबजादी हैं, उनका जो किस्सा किया गया, ये भी उसी का एक पहलू था। ये स्टेप वाइज हर एक चीज़ को किए जा रहे हैं, इसलिए किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को डिमिनिश किया जाए, पाकिस्तान का रोल ऑन द अदर हैंड तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो भी तो कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चमन बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है, बायोमेट्रिक का जो मामला है उसको रद्द किया जा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेडिंग और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चल रही थी, उस पर भी तो काफी सारी रिजर्वेशंस आ रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसे इश्यूज हैं जो कि बैठ के जिनके ऊपर के बात की जा सकती है। लेकिन अगर लार्जर प्रिज्म में देखा जाए तो भारत के ऊपर इस वक्त अफगानिस्तान को लेके जो प्रॉब्लम्स बन रहे हैं भारत के लिए, वो सबके सामने है। और उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का रोल एक नेगेटिव करार दे दिया जाए, और भारत जो कि वहां पे हमेशा से एक नेगेटिव रोल प्ले करता रहा, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर इस्तेमाल करके हमारे यहाँ टीटीपी को इंगेज करता रहा और टीटीपी को पैसे देके पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्पा करवाई रखी। फिर कुलभूषण जाधव का पकड़े जाना और उसका अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों से लिंक होना और वहां से फैसिलिटेशन देना। फिर कई ऐसे बीएलए के लोग पकड़े जाना जिनको के ट्रेनिंग्स अफगानिस्तान में बैठ के एनडीएस दे रही हो। तो ये सारे के सारे जो कड़ियां हैं ये एक ही तरफ जाती हैं कि भारत ने नेगेटिव रोल प्ले किया और एनडीएस और मौजूदा जो सेटअप है उसकी मदद के साथ किया। इसीलिए आज उनका मीडिया देख लें, आज उनकी एनडीएस देख लें, एनडीएस के पास जितने भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं ये वही इक्विपमेंट्स हैं जो कि रॉ इस्तेमाल करता है। इसीलिए जब रॉ के एक्टिव लोग जब यहां से तो राजा साहब, इफ द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, तो फिर इस सारी सिचुएशन का मुस्तकबिल क्या होगा? जिस तरह से तालिबान काबुल पर कब्जे की बात करते हैं और पाकिस्तान कहता है जी अगर जबरदस्ती कब्जा होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इससे पहले पाकिस्तान ने तमाम सिनेरियो में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो फिर अगर यही चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी तो फिर मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुस्तकबिल मुझे एक ही नजर आ रहा है और वो ये है कि अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा अफगानिस्तान में, और अवाम ही अपने लिए फैसला करेंगे और अवाम ही जो मौजूदा सेटअप है वहां पे जो C-130s पे लाया गया था उसको काउंटर करेंगे। आपको आने वाले वक्तों में ये नजर आएगा कि अवाम ओपनली तालिबान का साथ देंगे और तालिबान के हक में बात करेंगे, और वो तालिबान के साथ मिल के जो मौजूदा सेटअप है उसके खिलाफ बरसरे पैकार आपको नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि डे बाय डे जो एरियल बम्बार्डमेंट्स हो रही हैं और साथ में जो आर्टिलरी इस्तेमाल की जा रही है उसमें बहुत से इनोसेंट लोगों की जानें जा रही हैं अफगानिस्तान में, जिसमें कि आने वाले वक्तों में एक बैकलैश आएगा। और ये जो मौजूदा सेटअप बैठा हुआ है जो कि वेस्टर्न पावर्स और साथ में भारत की मदद से चलाया जा रहा है, ये सब के सब की छुट्टी होने का तो फिर इसका पाकिस्तान पर क्या असरात इसके मुरत्तब होंगे? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर असरात तो पाकिस्तान मुतासिर तो होगा, लेकिन फिर वो जो असर है वो इतने लंबे अरसे के लिए नहीं होगा, वो कंट्रोलेबल होगा। क्योंकि आज के तालिबान में और 1996 के तालिबान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के तालिबान विमेन एजुकेशन को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर आज के तालिबान ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं, फिर आज के तालिबान वॉर क्राइम्स के ऊपर भी बात करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आज के तालिबान हमें डिफरेंट नज़र आ रहे हैं तो खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर हमें एक दो कड़वा घूंट पीना भी पड़ जाए तो हमें वो कोई मुजायका नहीं, लेकिन यह है कि फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रीजन हमें इनका साथ देना चाहिए, इनको साथ लेके चलना चाहिए ताकि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सेफ हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच राजा फैसल साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद थे, अफगानिस्तान की तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे थे। मुस्तकबिल में जो भी होने जा रहा है उसका पाकिस्तान पर इफेक्ट तो होगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होगा। और अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल में अब सबसे अहम किरदार अकॉर्डिंग टू राजा फैसल साहब आवाम अदा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कृपा।